जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा फर्स्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, जिसमें हम लोग आइसोटोनिसिटी और मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये दो मेथड इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे जाने वाले सवाल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। हेलो दोस्तों, मैं मारूफ इम्तियाज अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहता हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी किसे कहते हैं वो चीज़ पहले यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो आइसोटोनिसिटी समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि आइसोटोनिसिटी मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका जो है कंसंट्रेशन सेम हो। ठीक है, उसमें जो दो ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास सेम कंसंट्रेशन हो, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिसिटी। आइसो का मतलब ही होता है सेम। आइसो का मतलब होता है सेम, और टोनिसिटी का टोनिक, जो आइसोटोनिक में जो टोनिक लगा हुआ है वो उसका मतलब होता है टोनिसिटी। टोनिसिटी मतलब होता है हैविंग द सेम कंसंट्रेशन। इफ द टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम कंसंट्रेशन देन इट इज कंसिडर्ड टू बी एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इट दैट क्लियर? हम लोग देखेंगे आगे, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उन लोग के पास ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है। वो दोनों आसानी से मतलब कि किसी मेम्ब्रेन के क्रॉस आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन नेट मूवमेंट जो होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? तो जैसे कि आप लोग फिगर में देख के समझ सकते हैं, दो सॉल्यूशन है, वो उस समय तक आइसोटोनिक नहीं कहलाएगा जब तक उन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो, सेम ना हो, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व ना हो, उसे आइसोटोनिक नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं दूसरे समझने के लिए। जैसे देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं, क्यों करते हैं, वो चीज़ पहले यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है, फिर हम आगे थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेंगे। ये सारा चीज़ आप मतलब कि आप मेंशन करेंगे आंसर में, जो भी आप लिखेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन ऐसा प्रिपरेशन है जो कि आंखों में डालने के लिए दवाई जो बनती है उसी को बोलते हैं हम लोग ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जितने भी होते हैं उसमें हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे वहां पर पेन, इरिटेशन ये कम होने के चांसेस रहेंगे, यहाँ तक कि होंगे भी नहीं। अगर हमने मान के चलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इस्तेमाल कर दिया ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी आंखों में पेन आने लगेंगे और इरिटेशन कॉज करने लगेगा। इज दैट क्लियर? तो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में हम लोग आइसोटोनिक का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं समझ में आया? हम लोग का जितने भी इंजेक्टेबल सॉल्यूशन बनते हैं जो कि ब्लड में डाले जाते हैं, जैसे कि आईवी वगैरह में डाले जाते हैं, उसमें भी ये कंडीशन होता है कि वो जो सॉल्यूशन बनाए वो कैसा होना चाहिए, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक टू द ब्लड। ब्लड, जैसे कि ब्लड से आइसोटोनिसिटी मैच करनी चाहिए। क्लियर है? तो देखेंगे आगे हम लोग समझेंगे, जो हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 फिगर दिए गए हैं, इस चीज को ऐसे समझेंगे। ठीक है, बीच वाला क्या है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब क्या है कि इसमें जैसे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के रिगार्डिंग यहाँ पर हाइपोटोनिक और क्या बोल बात करेंगे, हाइपोटोनिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये बीच वाला क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, सॉल्यूशन में दो चीज होते हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी घुलाने वाला, सॉल्यूट यानी जो ज्यादा कम मात्रा में मौजूद है। ऊपर की तरफ से हम लोग क्या डालते हैं, सॉल्यूट, तीनों में सॉल्यूट डालते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आइसोटोनिक के कंपेयर में हाइपोटोनिक की बात करते हैं, हाइपो का मतलब ये होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। क्लियर है? तो आइसोटोनिक में बात करते हैं, इन दोनों को जो अगर कंपेयर करेंगे तो आइसोटोनिक में क्या होता है, सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सोल्यूट। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में कम होता है, और मतलब इसके कंपेयर में, आइसोटोनिक के कंपेयर में सोल्यूट इसमें कम डालेंगे। क्लियर है? और आइसोटोनिक के कंपेयर में हाइपोटोनिक में सोल्यूट ज्यादा डालेंगे, तभी तो ज्यादा गाढ़ा होगा। एक तरह से देख लिया जाए कौन ज्यादा गाढ़ा है कौन ज्यादा पतला है, तो हाइपोटोनिक क्या है, ये वाला सबसे कम पतला है। क्लियर है?
और ये सबसे ज्यादा पतला। तो अगर इसके कंपेयर में बात किया जाए तो इसके में क्या होगा कि सॉल्यूट का मात्रा कम होगा और यहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा कम और सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा, कंसंट्रेशन यहाँ पर कम होगा। जैसे कि मान के लिए 1 चम्मच चीनी यहाँ डाल दिया, यहाँ 2 चम्मच डाला, यहाँ पे 4 चम्मच डाल दिया, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? सबसे ज्यादा है। क्लियर है? तो कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आइसोटोनिक, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें कंसंट्रेशन कम होता है एज कंपेयर टू आइसोटोनिक। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, इस चीज को आप लैंग्वेज में भी मेंशन कर सकते हैं कि जब व्हेन एज कंपेयर टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ द hypertonic solution is less concentrated and the solution of hypertonic solution have the higher concentration as compared to isotonic solution, and the amount of solute is also high in the hypertonic solution and the amount of solute is less as compared to isotonic solution in hypertonic solution। इस चीज को आप इंग्लिश में भी मेंशन कर सकते हैं। नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप आसानी से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम देखेंगे ये 2 मेथड इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला फ्रीजिंग पॉइंट मेथड और दूसरा क्या है? मॉलिक्यूलर वेट मेथड। क्लियर है? ये दोनों मेथड को आसानी से समझ लेंगे, इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो लेक राइमल बोन हम लोग एचएपी में पढ़ चुके हैं। लेक राइमल बोन यहाँ पर, ठीक है, आंखों की जहां से आंसू निकलती है, ठीक है, तो उसको लेक राइमल बोन बोलते हैं। वहां पे जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड का नाम है लेक राइमल फ्लूइड। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे लिखा हुआ लेक राइमल फ्लूइड, यानी कि जो हम आंसू की बात करते हैं वो हमारा क्या होता है? लेक राइमल फ्लूइड। तो जो आंखों में आंसू होते हैं, जो एक तरह से बात करते हैं आंसू वगैरह, या फिर आंखों में जो भी फ्लूइड होते हैं, उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? -0.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ये जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसका कहने का मतलब क्या है कि इतना माइनस में टेम्परेचर इतना जाएगा तो वो जम जाएगा, फ्रीज होना स्टार्ट कर जाएगा। क्लियर है? तो जो यहाँ पर सॉल्यूशन अभी हमने डिस्कस किया था, सॉल्यूशन में 2 होता है, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। अब हम लोग बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अगर कोई एक सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें हमने ड्रग को डिजोल्व किया, ठीक है, और ड्रग को डिजोल्व करने के बाद उसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट -0.552 डिग्री सेल्सियस नहीं था, तो हमने क्या किया? कुछ एडजस्टिंग सब्सटेंस उसमें डालना स्टार्ट किया, और डालने के बाद से ये पता चला कि हम लोग कितने अमाउंट में डालेंगे तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट, ओवरऑल फ्रीजिंग पॉइंट उसका -0.52 डिग्री सेल्सियस आ जाए। क्लियर है? तो ये पहला मेथड था फ्रीजिंग पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी सब्सटेंस है जिसका हमको पहले से पता होगा, ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, भूल गए हैं, तो इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम लोग कोई एक सब्सटेंस लिए हैं जिसका फ्रीजिंग पॉइंट -0.25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और उसमें कितना अमाउंट ऑफ दूसरा सब्सटेंस मिलाएंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट करके, बढ़ करके, घट करके जो भी है -0.52 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए, और उतना ही हमको उसका फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए। तो जो सब्सटेंस उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एडजस्टिंग सब्सटेंस। क्लियर है? आपको जो नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां से आप आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है? वहां पे एग्जांपल भी मेंशन है, ठीक है, तो वो चीज को आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर वेट मेथड। ठीक है, तो व्हाट इज, जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट मेथड को इसको कैसे समझेंगे? सॉरी, यहाँ पर ये भूल गए हैं जरा, ये जो है लिखना थोड़ा सा भूल गए। इस चीज को यहाँ पर आप 1 लिख लीजिएगा, ठीक है, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, 1 लिखना यहाँ भूल गए। तो देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट मेथड में इस चीज को समझेंगे
कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो भी हमने सॉल्यूशन लिया उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो इनडायरेक्टली डिपेंड होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, CONCN। ये जो लिखा है हमने, ये कंसंट्रेशन का जो है शॉर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको कुछ और नहीं समझिएगा, इसलिए हमने यहाँ नीचे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जो हमने उसमें सॉल्यूट इस्तेमाल किया है उसके फ्रीजिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस चीज को समझेंगे। अगर हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे किसी भी सब्सटेंस का में, उस चीज का कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, तो जैसे जैसे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटता जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट -0.052 से ज्यादा है, क्लियर है, तो हमने क्या किया, उसमें किसका कंसंट्रेशन बढ़ाना स्टार्ट किया, सॉल्यूट का। जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाने स्टार्ट किया तो वो क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटना स्टार्ट हो जाएगा, घट करके -0.52 जब आ जाएगा तो हम वहां पर स्टॉप कर देंगे। क्लियर है। इस चीज का एक फॉर्मूला होता है, टोनिसिटी जो है कैसे निकालते हैं, ये NaCl का निकाल के यहाँ पे दिखाया है। इसी तरह सारे सब्सटेंस का अलग अलग होता है। देखिए NaCl का जो सब्सटेंस है सोडियम क्लोराइड, तो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड 1000 ग्राम में, ठीक है, कितना मौजूद है, ये 0.09 ग्राम, 0.9 ग्राम, 1000 कह रहे हैं, 100 ml में, 1000 ml में कितना मौजूद है, 100 ml में, 100 ml में कितना मौजूद है, 0.9 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लिखेंगे ग्राम, वो 100 में कितना मौजूद है वो चीज यहाँ पे लिखेंगे, ये चीज को समझिएगा। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो 100 में कितना मौजूद है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। क्लियर है। और यहाँ पर नंबर ऑफ इफेक्टिव आयन से मल्टीप्लाई करेंगे। सोडियम क्लोराइड में इफेक्टिव आयन जो होता है वो कितना होता है, 2, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया 2। और मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl, जिस भी कंपाउंड का हमको निकालना है उसको मोलिकुलर वेट नीचे की तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा तो कितना आया, 58.5। Na का कितना होता है, सोडियम का 23, और इसका कितना होता है 35.5। दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 58.5 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा जो फाइनली जो ये आया आइसोटोनिसिटी NaCl का कितना आया है, 0.03। क्लियर है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू आया NaCl का। अब इससे हम कंपेयर करके दूसरे सब्सटेंस का निकालेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इस चीज को समझ में आ गया अगर आपको, तो उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से नोट्स आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे ही मैं वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ।